यह हमारा 125 सीआरपीसी का भाग 2 वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि यदि आपका अंतरिम भरण पोषण का आदेश हो जाता है 125 सीआरपीसी में तो उसके बाद में आपको क्या करना है। दोस्तों, जो घरेलू हिंसा का मामला है उसमें भी अंतरिम भरण पोषण तय होता है जो कि धारा 23 में होता है। जो अंतरिम भरण पोषण 125 सीआरपीसी में तय होता है दोनों ही लगभग समान प्रक्रिया पर आधारित है, लेकिन उसके आगे जो आदेश होने के बाद की प्रक्रिया है उसमें बस थोड़ा सा चेंज है और कुछ भी नहीं है। मुख्यतः इस वीडियो में हम आपको अंतरिम भरण पोषण आदेश होने के बाद क्या करें यह 125 सीआरपीसी के ऊपर आधारित है। दोस्तों, अंतरिम भरण पोषण आदेश होने के बाद दो चीज़ें होती है। पहली चीज़, पत्नी का अपने वकील पर विश्वास बढ़ जाता है और वह इस आदेश को अपनी जीत के रूप में लेती है। दूसरा, यह इस तरह पति पर दबाव पैदा करता है और यहीं से जो भी प्यार होता है उसके अंत की शुरुआत हो जाती है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि भरण पोषण का अंतरिम आदेश तलाक का मार्ग खोल देता है। यहाँ से पत्नी और ज़्यादा पैसा पाने की और पति तलाक जल्दी लेने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि हम जिनसे आज तक मिले हैं उनका कहना है कि हम इस आदेश के बाद कभी हाई कोर्ट नहीं गए, हमने कभी आगे अपील ही नहीं की, या उनका ये भी कहना होता है कि हमें कभी हमारे वकील ने ये चीज़ें बताई ही नहीं है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। भरण पोषण एक ऐसा मामला है जहाँ पे यदि आप अपील नहीं करते हो या ऊपरी कोर्ट में आप नहीं जाते हो तो ये लंबे समय तक आपको नुकसान दे सकता है। इस वीडियो में जो हम आपको बातें बताने की कोशिश करना चाहते हैं उनको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय सुनने के। आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना कि आपको क्या करना है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपका अंतरिम भरण पोषण का आदेश होने के बाद आप सोचते हैं कि कैसे इसको कम करवाया जाए या इसको बदलवाया जाए, तो आपको धारा 362 सीआरपीसी को एक बार समझना पड़ेगा। सामान्यतः किसी भी आपराधिक मामले में जो सीआरपीसी के अंतर्गत प्रक्रिया में चला हो, उसमें कोई भी आदेश यदि एक बार हो जाता है तो उसको वही कोर्ट चेंज नहीं कर सकती या उसको बदल नहीं सकती। लेकिन भरण पोषण के मामलों में ये लागू नहीं है और इसी कारण धारा 362 सीआरपीसी के भरण पोषण मामलों पर निष्प्रभावी होने के कारण ही भरण पोषण के आदेश को कभी भी परिस्थिति बदलने पर कम या ज़्यादा करवाया जा सकता है। आगे पॉइंट नंबर 5 में हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा संजीव कपूर बनाम चांदना कपूर मामले में दिनांक 20 फरवरी 2020 को मजिस्ट्रेट अपना आदेश में परिस्थिति अनुसार कभी भी संशोधन कर सकते हैं। यह निर्देशित किया गया है भरण पोषण के मामलों में। सुप्रीम कोर्ट के नेहा रजनीश जजमेंट के बाद से यदि कोई अंतरिम भरण पोषण का आदेश हुआ है और वह भी बिना शपथ पत्र लिए कोर्ट आदेश कर दें तो वह आदेश भी अमान्य होगा। लेकिन आपको कोर्ट में इस बाबत प्रार्थना पत्र पेश होने से पहले या तुरंत बाद लगाकर प्रक्रिया पर स्टे लेना होगा। आप इस संबंध में कोर्ट के अंदर जो प्रार्थना पत्र लगाएंगे उस प्रार्थना पत्र का शीर्षक आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा कि हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं, हम सामान्य बोलचाल की जो भाषा इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार की आपको भाषा उसमें लिखनी है। जैसे आदेश होने से पहले का है तो आपको शीर्षक में लिखना है अंतरिम भरण पोषण की कार्यवाही विरुद्ध रेस्पोंडेंट स्टे करने बाबत प्रार्थना पत्र आदि। इस तरीके का आपको लिखना है। आगे के जो पॉइंट्स है वो आपको यही लिखने हैं कि इन्होंने शपथ पत्र पेश नहीं किया है, ये मामला है, इस वजह से इसमें जो भी आदेश होगा वो अमान्य होगा। मान लीजिए कि अंतरिम भरण पोषण का आदेश हो गया है और आपने एक शब्द सुना होगा रिव्यू या रिकॉल। इनका हिंदी शाब्दिक अर्थ है समीक्षा या फिर वापस बुलाना। एक रिव्यू प्रार्थना पत्र लगाकर आदेश को रिकॉल करने की प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन यह फाइल करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं वह आपको समझना ज़रूरी है। जैसे आदेश स्पष्ट नहीं है या कटा फटा है, उसका सही प्रिंट नहीं है या वो पढ़ने योग्य नहीं है, तो आप यह रिव्यू फाइल कर सकते हैं। आदेश में आपके तथ्य सही नहीं लिखे गए हैं या नज़रअंदाज कर दिए गए हैं या फिर आपकी आय बिल्कुल ही गलत लिखी गई है, कारों के नाम
या आरोप किसी और से कॉपी पेस्ट हो गए हैं। जैसे कई बार हमने देखे हैं कि ऐसे आदेश हुए हैं जहाँ पे कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट पूरे फैक्ट आ गए, वो किसी और के तथ्य थे लेकिन उस जजमेंट में कॉपी पेस्ट हो गए, तब आप इसको रिकॉल करने का एप्लीकेशन दे सकते हो। सामान्यतः देखा गया है कि यदि आप कोर्ट के अंदर ये बोल भी देते हो ना कि ऐसा हुआ है तो वो चेंज कर देते हैं, लेकिन यदि कोई चेंज ना करें तो आप इस प्रकार की एप्लीकेशन लगा के चेंज करवा सकते हैं। यदि पिटीशन फाइल करने की तारीख या आदेश की तारीख गलत लिखी गई है तो भी आप रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करके या रिकॉल का प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं। या कोई ऐसा आदेश हो गया है जिसकी अनुपालना ही असंभव है, जिसकी पालना की ही नहीं जा सकती, तब भी आप ये फाइल कर सकते हो। दोस्तों, ये उस दिशा में है जब आपका कोई ऐसा मुख्य पॉइंट हो जो आपका छूट गया हो, जो आप उस कोर्ट को बताना चाहते थे लेकिन आप नहीं बता पाए या कोर्ट समझ नहीं पाया, या कुछ ऐसा हो गया जिससे कि आप एक बार जज को वो बताना चाहते हो, तो आप लिखित में ये प्रार्थना पत्र दे सकते हो। इसको रिव्यू कहा जाता है, यानी समीक्षा कहा जाता है। अब दोस्तों हम आगे आते हैं। जिस कोर्ट ने आदेश किया है वहाँ से आपको अंतरिम भरण पोषण के विरुद्ध संबंधित हाई कोर्ट में धारा 482 CRPC का प्रार्थना पत्र फाइल करना है। सामान्यतः सारे लोग यही प्रक्रिया आजमाते हैं कि यदि अंतरिम भरण पोषण तय हो गया है तो आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, 482 CRPC का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए, और ये प्रक्रिया सही भी है। मान लीजिए फैमिली कोर्ट में, हम एक उदाहरण देकर आपको बता रहे हैं, मान लीजिए फैमिली कोर्ट में आपकी कुल आय 50,000 महीना मानी गई है और आपको कटौती के बाद 40,000 या 45,000 के बीच में प्रति माह मिलते हैं, और आपकी पत्नी को 10,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण का आदेश हुआ है, तो हाई कोर्ट जाना चाहिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, जो आप हमारा ये वीडियो है आप ये देख सकते हैं, क्योंकि इस हिसाब से ना चांस है कि क्या पता थोड़ा बहुत कम कर दें। पत्नी को 5,000 आदेश हुआ है तो नहीं जाना चाहिए। पत्नी या बच्चे दोनों का 15,000 उसी आय पर आदेश हुआ है तो जाना चाहिए, लेकिन दोनों का 10,000 प्रति माह आदेश हुआ है तो नहीं जाना चाहिए। यह जो औरत नहीं कमाती है उनके लिए है। जो ये कंडीशन मैंने आपको बताई है ये उस दशा में है जहां औरत बिल्कुल कुछ भी नहीं कमा रही है। औरत कमा रही है तो जा सकते हैं। यदि औरत कमा रही है और फिर भी 10,000 दोनों का, बच्चे का और पत्नी का आदेश हुआ तो भी आपको जाना चाहिए। बच्चे का नहीं, पत्नी को दी गई आदेश की राशि को ही चुनौती देनी चाहिए। यदि बच्चे को जो भी मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ है, आपको उसके बजाय जो पत्नी को मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ है उसकी जो राशि है उसको आपको चैलेंज करना चाहिए। यदि आप फिर भी 482 CRPC में हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो भरण पोषण की मूल पिटीशन को 6 महीने के अंदर निस्तांतरित करने के आदेश या निर्देश मांगिए, वही उचित है। कि यदि आपका अंतरिम भरण पोषण जो भी आदेश हुआ हो, चाहे आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, तो भी आपको जाना चाहिए। यदि आपको कुछ भी ना मिले, ना मेंटेनेंस कम हुआ, ना जज ने सुना, तो भी आप एक प्रार्थना ज़रूर मांगिए कि जो हमारी मूल पिटीशन है उसको 6 महीने के अंदर ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों, होता क्या है कि अंतरिम भरण पोषण तय होने के बाद पत्नी कोर्ट आना छोड़ देती है, इसलिए हाई कोर्ट में 482 ज़रूर फाइल करनी चाहिए और वहाँ पर ये प्रार्थना आपको ज़रूर करनी चाहिए और निर्देश लेना चाहिए। यदि आपका मेंटेनेंस कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, चाहे कोर्ट माने या नहीं माने, लेकिन मूल पिटीशन जल्दी ख़त्म हो जाए, यह आदेश ज़रूर लेने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी सब आपकी संतुष्टि पर निर्भर करता है। आपका जो भी हो, आपको लगता है कि नहीं जाना है, लेकिन यदि आप संतुष्ट हो तो आपको इससे ज़्यादा और कोई हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी सब आपकी संतुष्टि पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा पॉइंट है 127 CRPC। मान लीजिए आप 482 CRPC में चले गए, 482 CRPC भी तय हो गई, आपके भरण पोषण पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका अंतरिम भरण पोषण तय होने से लेकर और हाई कोर्ट में 482 डिसाइड होने तक काफ़ी समय बीत जाता है। उसके बाद में यदि आपके परिस्थिति में कोई परिवर्तन आता है या उसके बाद में 1-2 महीना होने के बाद में आप 127 CRPC का प्रार्थना पत्र फाइल कर सकते हैं। आप उसी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और अंतरिम भरण पोषण को कम करने की प्रार्थना कर सकते हैं जिस कोर्ट ने अंतरिम भरण पोषण तय किया था।
यह आप कभी भी और किसी भी भरण पोषण के आदेश पर लगा सकते हैं जिसकी वसूली नहीं हुई हो या वसूली पेंडिंग चल रही हो। दोस्तों ये मुख्य शर्त है, आप इसको ध्यान रखना। वसूली या तो पेंडिंग चल रही हो, आप दे रहे हो, प्रक्रिया में है, या फिर वसूली हुई ही नहीं है या उन्होंने फाइल ही नहीं किया है, तो आप 127 CRPC फाइल कर रहे हो, यानी पूर्ण होने से पहले पहले। इसमें आपको आदेश होने के बाद जो 482 CRPC का आदेश हुआ है उसके बाद में परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आया है वह स्पष्ट करना होगा। 127 CRPC मेंटेनेंस को कम करने निरस्त करने के लिए पेश किया जाता है, तो यह आदेश की दिनांक से लागू होता है, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही ये प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक से भी लागू हो सकता है। ये कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर है। 125 CRPC की यदि मूल पत्रावली है, जो मूल केस जो मेन एप्लीकेशन होती है 125 CRPC की, यदि वो पेंडिंग चल रही है तो भी उसका इस केस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप अंतरिम भरण पोषण के मामले में 127 CRPC फाइल करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार से अंतरिम भरण पोषण की राशि की वसूली पूर्ण होने से पहले परिस्थिति में परिवर्तन होने पर यह आदेश की दिनांक से लागू होता है। इसलिए आपको एक अंतरिम स्टे प्रार्थना पत्र लगाकर उस पर शीघ्र आदेश करवाना जरूरी है। अब आते हैं दोस्तों भुगतान और अदायगी पर। मान लीजिए अंतरिम भरण पोषण आपका तय हो गया है, तो उसके बाद आप इसको कैसे दोगे। कई लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, तो हमारे हिसाब से, बाकी आपका जो भी देने का तरीका है वह अलग हो सकता है, लेकिन यदि हमसे आप जानना चाहते हैं तो हम आपको इतना ही कहेंगे, अंतरिम भरण पोषण की वसूली कभी भी एक साथ नहीं दें। जितना भी बकाया है वह एक साथ नहीं देना चाहिए। कोशिश करें वसूली प्रार्थना पत्र फाइल होने पर उसे किस्तों में दें। मान लीजिए कि आपका 1 लाख है, बकाया चल रहा है, तो वसूली जब फाइल हो जाएगी तो आप कहिए कि हम 10-10 हज़ार हर महीने करके देंगे। कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आपको देना है। आपको यदि उदाहरण दें तो आपको उदाहरण से समझ में आएगा। उदाहरण के लिए वसूली में यदि 10,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता आदेश है तो रुपये 15,000 या 12,000 दीजिए। अतिरिक्त राशि आप जो भी दोगे वो बकाया एरियर की वसूली के पेटे में होगी। यदि आप रोजगारहीन व दिहाड़ी मजदूर हैं तो आप सिविल जेल चले जाएं, पैसा ना दें। बाकी यदि आपके पास पैसा है और आपके सामर्थ्य में है तो आप दे सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि हम लंबे समय तक नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए देने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं। भरण पोषण की अदायगी चेक से ही करें। आप उनको हर एक तारीख सुनवाई पे वसूली में चेक देंगे और इसके लिए अलग से एक खाता खोल के उसको चेक देना है और उस खाते को मेंटेन करना है। एक बार वसूली शुरू हो जाए तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है और आपको तलाक फाइल कर देना है। दोस्तों यदि आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं, आप प्रार्थना पत्र वगैरह जो भी एप्लीकेशन है हिंदी में चाहिए, आपको एडिट करके उस टाइप की चाहिए, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप 1-2 साल तक हमसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। हम भी बलवान है, हनुमान है। अगर मेरी पूंछ में आग लगाएंगे ना तो ढंका तो उनकी भी जगह।